This is the new chapter we are going to start. Alkyl halide का first of all basically alkene chain या hydrocarbon chain saturated या unsaturated aromatic नहीं होना चाहिए. तो अल्काइल चेन के ऊपर अल्काइल चेन स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन कैसा भी हो अनसैचुरेटेड साइक्लिक एरोमेटिक नहीं होना चाहिए. साइक्लिक हो सकता है एरोमेटिक नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो नॉन एरोमेटिक चेन्स के ऊपर हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन और replacing one or more than one hydrogen of such saturated or unsaturated carbon chains is known as alkyl halide. एरोमेटिक के अलावा एरोमेटिक कार्बन को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बन हो सकते हैं सोचे जा सकते हैं उनके ऊपर if we are replacing a attached hydrogen with halogen that is going to qualify as alkyl halides. ठीक है. So any carbon which is not part of aromatic system. ठीक है. Any carbon which is not part of aromatic system and a hydrogen attached to such carbon is being replaced with halogen that is going to give rise to alkyl halides. Making sense? Hello. मैंने बोला is it making sense? Yes, sir. So a carbon, obviously carbon of organic compound, so carbon which is not part of aromatic system. Okay. Sorry, it should be started like this. F hydrogen attached to a carbon which is not a part of aromatic system is replaced by any of the halogens it is referred it is known as or called as is called as alkyl halide. ठीक है. अल्काइल halide में the polarity of carbon is positive, delta positive, and polarity of the X is delta negative. In fact, any of the substituent or most of the substituent on carbon, um, that is almost all the heteroatoms, creates a similar kind of polarity. ठीक है. That is carbon is delta positive. They always create a scenario where carbon is delta positive and they themselves are delta negative except very few cases. ठीक है. वो very few cases कहाँ बनते हैं? एक मे बी एल्यूमिनियम के साथ बन जाते हैं, एक बोरेन के साथ बन जाते हैं. ठीक है.
एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, ये सॉरी बोरॉन, इन दोनों को छोड़ के बाकी दो और एलिमेंट्स होते हैं, Mg और Li, ठीक है, और हाँ एक Cu भी। सो ये वाले जो सिस्टम्स हमने जनरेट किए थे, दिस वी केम टू नो ओनली आफ्टर मच ऑफ रिसर्च। ये नेचुरल सिस्टम्स में हमको नहीं मिलते हैं। नन ऑफ देम आर फाउंड इन नेचुरल सिस्टम्स, नाइदर Cu, Li, Mg, कोई भी इनमें से नेचुरल सिस्टम में नहीं मिलता है। सॉरी, हाँ नेचुरल सिस्टम में नहीं मिलता है। Mg मिलता है, Fe मिलता है, Fe होमोग्लोबिन में और Mg क्लोरोफिल में मिलता है, but that is not actually directly bonded to the carbon system. They are, they become part of, you can say aromatic molecules, but इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह का ये काम करता है। सेंट्रल एटम होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स, कहीं पर ऑक्सीजन कहीं पर नाइट्रोजन, वो लोन पेयर बेसिकली इनको देते रहते हैं, एंड उसको एक्सेप्ट करके ये लिगेंड्स की तरह काम करता है। सॉरी, हाँ सेंट्रल एटम की तरह काम करता है और लिगेंड्स की तरह इससे बाइंडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनिक सिस्टम के पार्ट बने थे, यह हमको पता चला था। एंड देन वी एक्चुअली प्रिपेयर्ड दीज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये तीन चार हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, से Mg के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, LiNCU के साथ गिलमैन रिएजेंट। ये दोनों को तो हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, इनको हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। दे आर यूज्ड, सॉरी ये वाला स्पेशली नहीं यूज होता है। बोरेन्स, अल्काइन, सॉरी अल्कीन और अल्काइन के साथ यूज होता है। एल्यूमिनियम जनरली एरोमेटिक वाले सिस्टम में यूज करते हैं जनरली, बट वैसे कहीं पर भी अगर हमको जरूरत पड़ती है लेविस एसिड की, तो एल्यूमिनियम, ब्रोमी, बोरॉन, ये दोनों बहुत ही इजीली यूज होने वाले सिस्टम्स होते हैं जहां भी लेविस एसिड या लेविस एसिड की जरूरत रहती है हमको। एनीवे, द की पॉइंट ओवर हियर इज, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ दीज थिंग्स, what was available to us was the carbon with positive polarity, and all the rest heteroatoms, they generally used to have greater electronegativity than carbon, and therefore they always used to have a delta negative, ठीक है। सो हमेशा इसी पोलैरिटी के साथ हमको कार्बन मिला करता था पहले। हमारे लिए Mg के साथ इसका रिएक्शन वाज, आई मीन इज इन फैक्ट आज भी, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई मीन इट इज अ, if not greatest, it is definitely a very powerful, you can say, improvement in methodologies of organic chemistry altogether. It changed the look and feel of entire organic chemistry or course of organic chemistry altogether, ठीक है। We can execute a greater level of command over organic chemistry और organic molecules. तो अब होता है क्या है कि अब यहाँ पर Mg वगैरह के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि द रूट ऑफ दीज कंपाउंड्स क्रॉसेस थ्रू दीज अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की खुद की जो एबिलिटी है वो तो है ही, बट इनकी और ज्यादा ऑथेंटिक या यू कैन से पावरफुल एबिलिटी ये होती है कि दे कैन इजीली रिएक्ट विद दीज कंपाइन सॉरी दीज atoms or elements in order to produce a much more efficient, so एक सेकेंड रुक जाओ, आई थिंक कल तुम लोगों का मैथ्स का लेक्चर नहीं हो पाएगा। ओके। रुक जाओ एक सेकेंड।
अभी तुम लोग का मैथ्स में क्या चल रहा है? हाँ, सो द बेसिक पॉइंट इज कि हमारा सॉरी, ये mg यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ये गिलमेंस रिएजेंट का बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हलाइड ही होता है। हलाइड इज द गेटवे टू दीज कंपाउंड्स। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का द गेटवे इज दिस। व्हाई दिस इज द गेटवे? क्योंकि बाकी किसी हेटेरो एटम के साथ में जब कार्बन रहता है ना, तो ये मेटालिक कंपाउंड जो होते हैं दे कैन रिएक्ट विथ दैट एलिमेंट ओनली डायरेक्टली। ठीक है, हैलोजेंस के अलावा बाकी सारे जो होते हैं वो मल्टीवैलेंट होते हैं, बाईवैलेंट ट्राईवैलेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक हाथ से या दो हाथ से वो इस मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं, कार्बन को रिएक्ट नहीं करने देते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है? यूनिवैलेंट होता है। इनके साथ में Mg जो है स्पेशली, या फिर लिथियम दे या कॉपर, दे कैन कम एंड सिट इन बिटवीन द टू थिंग्स, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन देम दीज टू थिंग्स and leading to formation of these organometallic compounds, the useful organometallic compounds। बाकी किसी के साथ नहीं हो सकती है बॉन्डिंग। ठीक है, बाकी सारे जो इधर हेटेरो एटम रहेंगे मल्टीवैलेंट रहते हैं, तो एक हाथ अपना खोल करके इस वाले एटम को पकड़ लेते हैं, राइट? उसमें इस एटम को बीच में इंसर्ट करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। एक्स इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सी के साथ अपना रिएक्शन को खत्म करेगा, यार सी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मेकिंग सेंस? इट विल हैव टू ओपन दिस, ये वाला हैंड फॉर श्योर, एंड फिर बेसिकली Mg कैन कम इन सिट और इट कैन रिएक्ट विद दिस कार्बन। जो भी करना है करते रहता है और करता है इनफैक्ट। और इस प्रोसेस में ये भी होता है, द नेक्स्ट बिग बेनिफिट इज द कार्बन नाउ बिकम्स, इसके साथ कुछ तो मतलब x इस तरह से आ जाता है या Li के साथ आ जाएगा। दिस एंटायर थिंग इज पॉजिटिव एंड दिस थिंग इज नेगेटिव, कार्बन बिकम्स नेगेटिव। तो ये एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास एक नई वेराइटी ऑफ सिस्टम क्रिएट, नई वेराइटी ऑफ कार्बन क्रिएट हुआ विच इज इन फैक्ट निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, निगेटिवली चार्ज्ड, और एटलीस्ट it is with negative polarity. So halides are more important as a gateway towards Grignard and Gilman reagents, or you can say towards preparation of different organometallic compounds. ठीक है, so halides are, sorry, we can say importance of halide is, importance of halide halides is increased due to their ability to be the gateway of organometallic compounds where carbon atom displays anionic properties। ठीक है, और तो बाकी चीजें लाइक बाकी जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो होती ही रहती हैं, वो रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे हम लोग। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
physical properties of halides. Physical properties of halides. ठीक है. Number 1. Boiling point and melting point are higher than corresponding hydrocarbons. Corresponding hydrocarbons due to larger atomic weight and polarity. ठीक है. सी, ऐसा है कि जैसे मीथेन के साथ अगर कंपेयर करेंगे ना, CH3Cl, this is going to have a greater higher melting point and boiling point. ठीक है. यहाँ पर दो फैक्टर्स काम करेंगे. पहला, ऑब्वियसली इसका एटॉमिक वेट इज गोइंग टू बी हायर देन दिस, और दूसरा इसका पोलैरिटी इज गोइंग टू बी हायर देन दिस. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 35.5 प्लस 12 प्लस 3 15, 35 50 हो गया. इसका कितना आएगा? 16 आएगा. ठीक है. अब हम प्रोपेन ले लेते हैं, और प्रोपेन पर आएगा क्या? 48 नहीं, ब्यूटेन C4H10. ठीक है. ये लगभग इन दोनों का बराबर का वेट रहेगा. ब्यूटेन और मिथाइल क्लोराइड में अगर हम लोग कंपेयर करें इनके मेल्टिंग पॉइंट का, तो द रियल टाइम वैल्यू विल सजेस्ट अस, एक सेकेंड, एक मिनट दो मुझे, मैं ढूंढ के बता देता हूँ. ये एक्चुअली मॉरिसन बर्ड है नहीं साथ में, निकालना पड़ेगा. ठीक है, चलो इसी में से नेट से ढूंढ लेता हूँ. ब्यूटेन melting point. Okay, butane का melting point is -138 degrees Celsius, and boiling point is maybe -13-14 degrees Celsius. ठीक है. मिथाइल क्लोराइड का क्या है? Okay, the melting point is definitely much higher. मिथाइल क्लोराइड का the melting point is -97 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट इन द रेंज, सेम रेंज. अब इसका 14 है तो इसका -16 के आसपास में है. ठीक है. और कैन वी एक्सप्लेन द रीजन? देखो ये वाला तो पोलैरिटी सर. आ
ये तो पोलैरिटी पोलैरिटी की वजह से। मॉलिक्यूलर, यहाँ पे तो पोलैरिटी की वजह से इसका बढ़ गया है। यहाँ पे लगभग सेम क्यों हो रहा है? वेट लगभग सेम है ना। हाँ, वेट तो लगभग सेम है ही, पर वही अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों नहीं दिख रहा है? हम्म। हाँ, व्हाट कुड बी द रीजन? देखो, पोलैरिटी का इफेक्ट ज्यादा कब रहेगा? मॉलिक्यूल जब डिटैच्ड रहेंगे तब, या जब क्लोज रहेंगे तब? क्लोज रहने पे। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे the intermolecular separation is almost has started to increase। पोलैरिटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है, ठीक है। और ए पैरामीटर के ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा पोलैरिटी का, बट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है। दिखता है कहीं पर भी इन जनरल, अगर कहीं पर दिख रहा है तो दैट इज ओनली व्हेन इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मॉलिक्यूल का दूसरा एंड जो है वो भी पार्टिसिपेटिव हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइम पर होता है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखता है। नॉर्मल पोलैरिटी जो होती है दैट इज मोस्टली इफेक्टिव इन लाइक सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन जो होता है उसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। दैट इज वन रीजन। देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, बट यहाँ पर मैं बेसिकली हाईलाइट ये करना, एक्चुअली यही करना चाह रहा था कि पोलैरिटी डिफरेंस होने की वजह से उसका कुछ इम्पैक्ट हमारे मेल्टिंग पॉइंट पैरामीटर्स के ऊपर होता है। ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। You might get something to compare on the basis of atomic weight or something on the basis of polarity. Is it okay? तो आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा विच रीजन इज बीइंग डिमांडेड, वेदर द वेट फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है नहीं रखना है, या फिर पोलैरिटी फैक्टर को ही सिर्फ ध्यान में रखना है। रीजंस इसी दोनों के अराउंड रन करेंगे। इज इट ओके? फर्दर द नेक्स्ट थिंग ओके। इज BP and MP. Obviously it will increases with increasing molecular weight, molar weight of alkyl group as well as halogen, ठीक है।
That simply means if I am going to compare CH3Cl, the melting point of this is going to be less than CH3Br. This is going to be less than CH3I, and this is going to be less than CH3F. This trend clearly shows that polarity has a lesser impact compared to molecular weight. ठीक है, एनीवे जनरल थॉट प्रोसेस से भी अगर हम सोचेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट का अगर बहुत वास्ट डिफरेंस हो रहा है तो पोलैरिटी का हमेशा इम्पैक्ट रिलेटिवली बहुत कम रहेगा. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट बहुत वास्टली डिफर कर रहा है तो जनरल लेवल की पोलैरिटी डिफरेंस जो होती है दैट इज नेवर गोइंग टू कैच इट अप. ठीक है, इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो हाँ, H2O के केस में इट इज अ मच स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, कि उसके हाइड्राइड का, ऑक्सीजन के हाइड्राइड का बाकी सब ग्रुप के काफी सारे बाकी के हाइड्राइड जो होते हैं जैसे सल्फर, उसके नीचे वाले भी जो होते हैं हेवियर, उन सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म कर लेता है वो. अदरवाइज नॉर्मल पोलैरिटी के केसेस में it is the molecular weight which is going to have a upper hand compared to the polarity of the bond. ठीक है, except hydrogen bonding, in all other cases of polarity or dipole moment, it is the molecular weight or difference which is always have a greater impact. एक दो यूनिट का अगर डिफरेंस रहता है मॉलिक्यूलर वेट में या 5 यूनिट तक का, तभी उसको हमारा जनरल पोलैरिटी जो होता है वो ओवरकम कर सकता है. ठीक है, अदरवाइज 10, 12, 15 यूनिट का डिफरेंस जब क्रिएट होने लगता है दो एंटिटीज के बीच में, दैट कैन हार्डली बी रिपेयर्ड और रिकवर्ड जस्ट विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी. मेकिंग सेंस? So this is a trend which is going to be there. किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे इसके लिए अगर हम देखना चाहें फ्लोराइड्स के लिए, तो CH3F is going to be lesser than CH3, CH2F which will be lesser than CH3, CH2, CH2F. तो इस तरह से चेंज जितना बड़ा होते जाएगा वो बढ़ते जाएगा. अब इसका और इसका कंपैरिजन आई डोंट थिंक ये पूछा जा सकता है. अगर पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया तो भी आप कर पाओगे, knowing the fact that this is going to be much heavier than this. ठीक है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन दे दिया गया तो व्हाट डू यू थिंक, किसका होना चाहिए ज्यादा? वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हम लोग के पास, मतलब उनके पास. दिस विल बी द मोस्ट एब्सर्ड क्वेश्चन बट यू नेवर नो. आई डोंट थिंक दे कैन आस्क दिस बट स्टिल. ठीक है, तीसरा जो तरीका हो सकता है कंपैरिजन का वो हो सकता है इस तरीके से, एक हाइड्रोजन को हटाया गया, फिर 2 हाइड्रोजन को हटाया गया, फिर 3 हाइड्रोजन को हटाया गया और फिर 4 हाइड्रोजन को हटा दिया गया. राइट, सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा सारे केसेस में. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड. सो दिस इज डन. नेक्स्ट थिंग इज, ये नोट हो गया, नोट हो गया ना? Can I move to next page? हाँ सर. Yes, sir. एक सेकेंड. क्या कर रहे हो? हाँ डन Okay. सर. Next point is,
Point number 2 is going to be halides. Alkyl halides are going to be polar in nature. Alkyl halides are slightly polar in nature due to presence of highly electronegative electronegative halogen atoms. ठीक है? This makes them soluble in water to some extent compared to insoluble hydrocarbons. ठीक है? Furthermore, अरे यहाँ पर एक चीज, slightly soluble, not fully soluble, they are just partially soluble, बहुत slightly soluble. ठीक है? The reason for this is slight solubility is their inability to form hydrogen bond with their inability to form H bonding with water molecules restrict their solubility in water. To नहीं, ठीक है, restricts the solubility in water. This word should be there always in your mind. And the extent of solubility decreases with increasing carbon chain. लगभग ऐसा है कि ब्रोटाइल halide onwards they are hardly going to be soluble. ठीक है?
it will diminish to almost zero. The third point is going to be the density of alkyl halides increases with increasing halogen weight. ठीक है, यहाँ पर for any general alkane it's going to be Rf less than RCl less than RBr less than Ri. ठीक है, to be very specific, if we try to compare the density of methyl fluoride, ठीक है, these two are going to be lighter than water, followed by methyl bromide which is heavier than water, and followed by methyl iodide. ठीक है, furthermore if we have this thing मल्टी सिस्टम्स का देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है CHCl is CH3Cl is going to be lighter than water, which is going to be lighter than CH2Cl2. This will be lighter than CHCl3 and this will be lighter than CCl4. ठीक है, Br वगैरह तो H2O सबसे नीचे रहेगा, CHF के साथ में CH3F के साथ में it is again going to be the third member के बाद I am going to talk about CH3F. ठीक है, this will be CH2F2 and then H2O, then CHF3 and then CF4. ठीक है, ये इस तरह का ट्रेंड कुछ फॉलो करेगा. इज इट ओके? हाँ सर. और एक चीज, हलाइड्स में डिफरेंट हलाइड्स अगर हम लेते हैं, सॉल्युबिलिटी वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन फोर्थ पॉइंट एक ले लेते हैं, इसलिए पहले लिख देना था, मैं मिस कर गया. RF, RCl, RBr, RI. ठीक है, solubility in water will follow this trend. Ri, solubility in water. Clear? RF has always greatest this thing. Solubility compared to other halides. ठीक है, fluorides has among halides, fluoride has highest solubility in water compared to all other halides. Okay, now let us look into the methods of preparations. ठीक है, methods of preparation.
First method of preparation is going to be from alkanes. ठीक है ना? अल्केन से कैसे बनेगा ये? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल substitution on alkane. ठीक है. Reactivity RH will react with X2 in presence of H nu to produce Rx plus Hx. ठीक है. The reactivity will be highest for F2 followed by Cl2 followed by Br2 followed by I2. Right? Reactivity. Am I making sense? And हाँ सर। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हलाइड के लिए हमको क्या करना होगा? अल्केन को बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लेना होगा सो दैट मल्टी सब्स्टिट्यूशन ना हो पाए. राइट? मेकिंग सेंस? इन ऑर्डर 2 पॉइंट्स लगभग डिस्कस किए हुए, so nothing much to discuss in this. In order to get mono halogenated products, alkane must be used in large excess. Clear? The second method of preparation will be from alkenes. Second method of preparation is from alkenes. Right? अल्कीन से कैसे कैसे बनेगा भाई? क्या क्या मेथड्स है हमारे पास अल्कीन से बनाने के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसका किसका कर सकते हैं? एक तो हलाइड्स का डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है. अगर हलाइड्स को यूज किया हमने तो हमको किस तरह का अल्काइल हलाइड मिलेगा? C डबल बॉन्ड C को अगर हमने यूज किया विथ X2 तो हमको कैसा हलाइड मिलेगा? We will get vicinal or geminal? विसिनल। Vicinal. ठीक है ना? This is called vicinal halide. ठीक है. और जब विसिनल तब बोलते हैं जब कंसिक्यूटिव एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो, वी कॉल इट विसिनल. ठीक है. हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन. ओके. और अगर हमने तो ये तो विसिनल डाई हलाइड एक्चुअली इसको बोलते हैं. दोनों कार्बन पे एक एक है ना, वी आर गोइंग टू कॉल इट डाई हलाइड. अब नेक्स्ट चीज जो है
सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर हम अपना रिएजेंट चेंज कर दें, instead of X2, if I am going to put what HX, I can put HX right now. Yes, sir. ठीक है, तो HX अगर डालेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिलेगा? सिर्फ हलाइड मिलेगा। मोनोहलाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट में क्या डालूं? What could be a good reagent for us अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना है तो? CCl4 डालो। ठीक है, और क्या डाल सकता हूँ? हम्म, कोई भी नॉन पोलर। कोई भी नॉन पोलर नहीं है, नॉन पोलर की वजह से डला हुआ है पुट्टू। ये बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से डला हुआ है ना, पहले भी बताया है मैंने। CCl4 नॉन पोलर कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे थोड़ी डला हुआ है, वो बॉन्ड बॉन्ड पोलैरिटी की कैरेक्टर की वजह से डला हुआ है। हमको पोलैरिटी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। नेट पोलैरिटी का नहीं होना या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अवर्ट करने के लिए हम इसको चूज करते हैं। नेट मॉलिक्यूलर लेवल पर ये 0 होता है पोलर, बट बॉन्ड्स इसके सारे पोलर होते हैं और हाँ सर। इसीलिए इसको चूज करते हैं हम लोग। बात समझ में आया? इनफैक्ट इसके अलावा आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड को चूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन वन सच वेरी नाइस एंड ऑसम ऑर्गेनिक रिएजेंट, जहां पर CCl4 को हम यूज कर रहे हैं, वो सारे जगह पर CS2 को हम यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को। बात समझ में आ रही है? ये दोनों सेम काम हमारा करेंगे, बॉन्ड लेवल पर पोलैरिटी देंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई पोलैरिटी नहीं देंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कोई एक्सेसिव बॉन्डिंग नहीं रहेगी और बॉन्ड लेवल पर या बॉन्ड लेवल पर इस बॉन्ड को पोलराइज करने के लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? वेरी गुड। तो हाँ सर। नॉन पोलर नहीं चाहिए होता है, फिर से याद करा रहा हूं, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम कंफ्यूज होते रहते हैं। H2O भी यूज कर सकते हैं, लेकिन H2O के साथ में ये प्रोडक्ट ना मिल करके हमको HOX मिलने लगेगा, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हो सकता है हमारा? HX हो सकता है। HX को भी हम CCl4 में यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर CS2 में यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा कुछ इस तरह की एंटिटी, राइट। एक तरफ H लगा हुआ और दूसरी तरफ X लगा हुआ, दोनों अपोजिट लगेंगे ना कि एक ही तरफ लगेंगे? अपोजिट भी लग सकते हैं, एक तरफ भी लग सकते हैं, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। इसको एक तरफ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? विल बोथ ऑफ देम बी ऑन द सेम साइड और शुड दे बी ऑन अपोजिट साइड? दे शुड बी ऑन Opposite side. अपोजिट साइड, और यहाँ पर ये सेम साइड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद में दूसरा जो मेथड हो सकता है वो है फ्री रेडिकल एडिशन।
राइट। फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है। सो प्राइमरली ऑब्वियसली पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr ही करेगा और तो कोई करेगा नहीं। फ्री रेडिकल एडिशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो पेरोक्साइड एंड उसके ऊपर HBr, व्हाट विल इट डू? मार्कोनिकॉव एडिशन कर लेगा ये HCBr, Br will attach on, Br will attach on less Br will attach on, एक और गया ना, हाँ, वेरी गुड। Br will attach on ऐसा करती हूँ दो और बचे हैं, उसको अब गिरा के ठीक है ना? ये तीन को निकल जाने करती हूँ, फिर इसका cancel Br will attach तीन और on छुट्टी हो अभी तक। ये तीन भी तोड़ ही दो, लग गया। आओ क्लास खत्म करके और फटाफट लो वहीं पर। more substituted carbon. नहीं, more substituted नहीं है, less substituted पर है, sorry. Br will attach on less substituted carbon. ठीक है, so that more substituted carbon पर हमारा free radical form हो, ठीक है, so that free radical intermediate is formed on more substituted carbon. ठीक है, फ्री रेडिकल हो गया। तीसरा वाला जो होता है, तीसरा सी टाइप इसमें रिएक्शन, दैट इज Second, क्या हुआ? फ्रॉम अलाइलिक, कुछ बोल रहे हो देवांग? फ्रॉम अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। This could be like if you have RCH2 CH double bond CH2 X2, either you have to raise temperature by 500 degrees Celsius or you have to provide HNO. This will do its job and will form X CH double bond CH2 plus obviously HX, ठीक है। Furthermore, the second reaction of this kind could be यहाँ पर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेंजाइलिक वाले सिस्टम पर भी हो जाएगा, CH2 CH2 CH3 and you put
x2 at 500 degrees Celsius or h nu, and you have CHX sorry, not double bond is not required, CH2 CH3. Benzylic per substitution, we can have NBS, ठीक है, to do the same thing or to precisely do the allylic substitution. इसमें मे बी थोड़ी सी डबल बॉन्ड इंटरफेरेंस, इसमें नहीं, इस वाले केस में मे बी थोड़ी सी डबल बॉन्ड इंटरफेरेंस हो रही हो, बट इस वाले केस में प्रिसाइजली allylic substitution होएगा with more certainty. NBS R CH Br and CH double bond CH2. Similarly benzylic system पर अगर हम लोग लेते हैं तो the product will be is it okay? Hello. हाँ सर. Very good. Okay. The next set of reaction is with, I'll have to go on the next page. And this is formation from alcohols. ठीक है. Generally the reagent we use here is they could be four different things. In fact there can be much more. The whole set of reagent looks something like this: ROH, एक सेकेंड रुक जाओ, मतलब ये मैं अपनी ड्राइंग वगैरह के लिए कर रहा हूँ छोटा. I'll increase it after some time. Okay. The first one being
और कितना बन गया? 4 300 3 10 4 3 7 8 9 the last one is okay. Now I'll put down the reagents name one by one. See, the first reagent could be px5, ठीक है. The second reagent could be px3. The third reagent could be SOX2. The fourth reagent could be SO2X2. ठीक है. पहला और दूसरा रिएजेंट जो होता है px5 और px3, ठीक है. This can be prepared from red p, ठीक है, प्लस x2. रेड पी प्लस x2 का इफेक्ट जो होगा इट विल बी सेम एज दीज टू थिंग्स. ठीक है. रेड फॉस्फोरस और x2 क्या बनाते हैं? px3 बनाता है, px5 बनाता है. हाँ, हेलो. हेलो. सर रेड पी प्लस x2 क्या बनाता है? एनी गेसेस? हम लोगों ने पढ़ा है क्या इसमें? इनऑर्गेनिक में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ सर. पढ़ा है ना? हाँ, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलोगे ना कि सर दोनों बन सकता है या दोनों नहीं बन सकता है, एक ही बनाएंगे हम लोग. PCl3 जो होता है वो वाइट से बनता है. अच्छा. अ, और मुझे याद है. तो रेड से 5 वाला बनता होगा PX. PX5 बनता है. रेड फॉस्फोरस से नहीं बनेगा वो, PCl3. पहले PX3 बनेगा. पहले PX3 बनेगा, फिर PCl5 बनेगा. ठीक है. हाँ. हाँ. अब याद रखना,
रेड फॉस्फोरस के साथ हर हाइड्रोजन जो है वो पहले px3 बनाता है, फिर उसके बाद px5 बनाता है. It will depend on the quantity of X which is being used. ठीक है ना? X अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं हम तो px5 बनाएगा और अदरवाइज वो px3 बनाएगा. अब पॉइंट ये है डिफरेंसेस दोनों में से कुछ नहीं हुए, दोनों के केसेस में कुछ होएगा नहीं, ये चारों एक तरीके से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, इसलिए इन चारों को एक साथ लिख रखा है. द ओनली थिंग इज दिस रिएजेंट एंड दिस रिएजेंट behaves same as if we are taking this thing. और प्रोडक्ट क्या होएगा? If ROH is reacted with px5, it will form RX plus POX3 plus 3 एक 4 HX. मेकिंग सेंस? अगर हम px3 बना करके और रिएक्ट कराते हैं तो इट विल फॉर्म RX plus H3PO3 प्लस प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे बस इतना ही. ठीक है, और बैलेंसिंग के लिए इसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H3PO3. ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ सर. ओके. फर्दर मोर इसके साथ जो रिएक्शन होगा SOX2 का, ये होता है इट क्रिएट्स RX प्लस SO2 प्लस HX. ठीक है, ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ये दोनों उड़ जाते हैं. SO2X3 के साथ it again forms almost similar thing with SO3. It forms SO3. ठीक है, which is again a gaseous product, and HX, again a gaseous product. So these two are considered as, if they are available, they are considered as a better, you can say, methods of preparation over any of the other things which we are going to discuss, primarily because the byproducts which are going to get formed, they are all gaseous in nature and all of them will escape in atmosphere. तो हमारा RX बनाने या निकालने का खर्चा जो है इकोनॉमिकली बच जाता है. ठीक है, RX हमको बिना मेहनत किए प्योर स्टेट में मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट निकले. इज इट ओके? अदरवाइज बाकी केसेस में क्या होगा? RX को सेपरेट करके हमको निकालना पड़ेगा. Now there is an interesting fact regarding it. This reaction follows SNI mechanism. ठीक है, these 4 things are going to follow SNI mechanism. ठीक है, they follow SNI. SNI फॉलो करने का मतलब क्या हो गया? जिधर OH है अटैच्ड कार्बन पर, उधर ही आकर के क्या होगा? X अटैच होएगा. 100% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, राइट? हाँ सर. ठीक है, 100% retention of configuration means SNI. If 100% retention is not happening, if 100% inversion is happening, that means what? It is SN1. ठीक है ना? SN2 ना. सॉरी, हाँ, SN2. ठीक है,
बट SN2 के साथ और एक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं, उसका कैरेक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, दैट हैज टू बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। SN2 कंप्लीट इन्वर्सन देता है बट उसमें उसको क्या होना पड़ता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस होना पड़ता है, राइट ना। याद है हम लोगों को SN2 सिंगल स्टेप प्रोसेस कंप्लीट इन्वर्सन, हाँ सर, हाँ याद हाँ है। सर। और SNI में 2 स्टेप होता है, SN1 का, और वो इन्वर्सन प्रोडक्ट सॉरी रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। अब हाँ। मुझे ये बताओ, मल्टी स्टेप हो करके और 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो ना तो SN2 होएगा और ना SNI होएगा, राइट। मल्टी स्टेप हो करके भी अगर कंप्लीट इन्वर्सन प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वी कैन नॉट कॉल इट SN2, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अभी मैं थोड़ी देर में इनके हाँ सर, मैकेनिज्म मैं हाँ। डिस्कस करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सेपरेटली राइट इट एट द बॉटम, ठीक है। ये सारी चीजें बताने के बाद इनके मैकेनिज्म के ऊपर मैं आऊंगा, दैट्स इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर आई विल बी डीलिंग विद देम। ये सारे SNI प्रोडक्ट, तो SNI का की कैरेक्टर क्या होएगा, इट विल बी 100% रिटेंशन, सॉरी हाँ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, और दूसरा चीज क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट एंड 100% retention of stereo configuration, ठीक है। इज इट ओके। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हम लोग क्रिएट करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, इन सब के साथ हम लोग थोड़ा सा बेस मिला देते हैं, अ माइल्ड बेस सच एज pyridine, ठीक है। pyridine टाइप का कोई एक माइल्ड बेस स्ट्रॉन्ग मिला दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट इवन माइल्ड बेस कैन डू दैट वर्क विच वी रिक्वायर। और बेसिक मीडियम में क्या होने लगता है, यानी बेसिकली नॉन बेसिक मीडियम अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिस इज द आउटकम, नॉन बेसिक में दिस इज द आउटकम, ठीक है। और ये बेसिस यूज करने के बाद इन इसके अंदर में वी गेट 100% इन्वर्सन, इन्वर्सन विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट प्लस मल्टी स्टेप होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसके मैकेनिज्म को, ये pyridine के प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उसको हम लोग बोलते हैं SNI डैश, ठीक है। क्या है ये, मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगा, डोंट वरी। इसके लिए चाहिए क्या होता है, वी रिक्वायर ट्रीटमेंट विथ माइल्ड बेस, ट्रीटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस। ठीक है ना। आई कैन ऐड ROH, sorry, treatment in presence
or mild. Actually, not mild, I should write base. माइल्ड यूज करते हैं सो दैट और कोई इंटरफेयरिंग रिएक्शंस ना होने लगे, ठीक है। इसके बाद अब बाकी जो होंगे तो वो क्या होंगे, सपोज HX ले लिया हमने, HX ले सकते हैं, ठीक है। HX के अलावा और क्या क्या रिएजेंट ले सकते हैं। HX खुद एसिड भी होता है तो अलग से एसिडिक मीडियम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। सोडियम हलाइड्स या पोटेशियम हलाइड NaX और KX इन प्रेजेंस ऑफ अलग से एक सेकंड, NaX और KX इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर एसिड, कोई भी अलग से एसिड ले लेते हैं हम लोग, सच एज H2SO4, H3PO4, कोई भी एक एसिड ले लिया उठा करके हमने, इट विल डू आवर वर्क, ठीक है। और सारे केसेस में अभी क्या फॉलो होने वाले हैं, इट शुड बी एविडेंट टू यू गाइस व्हाट इज गोइंग टू गेट फॉलोड। राइट, यहाँ पर H2SO4 तो है ही, H3PO4 को अलग से लिखा हुआ है फॉर सम रीजन। द रीजन इज the best results are with H3PO4. It gives RX with 95% yield, ठीक है। H2SO4 भी देगा, HX खुद भी देगा, कोई इशू नहीं है। So this and this is RX plus NaHSO4. Anyway, these all are going to be SN1 right now. HX in presence of any of the Lewis acids, it will be RX ZnCl2 plus HCl is going to form RX ठीक है। एंड दिस वन ZnCl2 HCl का जो रिएक्शन होता है ROH के साथ, that is also known as Lucas test. This is LUCAS test. This Lucas test is for detection of alcohols 1 degree, 2 degree and 3 degree, ठीक है। Lucas test is for detection of alcohols. You can write it over here. So Lucas reagent क्या होता है, ZnCl2 with HCl. Lucas reagent ZnCl2 with HCl, ठीक है। It is used to detect, or we can say differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree. Differentiate between 1 degree, 2 degree, 3 degree
अल्कोहल्स। ठीक है, 1 डिग्री के साथ ये RX का फॉर्मेशन जो होता है ना, दैट इज वेरी फास्ट। ठीक है, और 2 डिग्री वाले में इट, सॉरी 3 डिग्री वाले में इट्स गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियसली। 2 डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, 3 डिग्री वाला बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है, 2 डिग्री वाला थोड़ा टाइम लेता है, 1 डिग्री वाला बहुत स्लो होता है। प्राइमरी वाला SN1 से नहीं जाता है, बहुत स्लोली जाता है, इट गोज ओनली अपॉन हीटिंग। ठीक है, 2 डिग्री वाला 10-15 मिनट बाद एक्चुअली टर्बिडिटी देना शुरू करता है। दिस इज एक्चुअली insoluble, hence creates turbidity. RX is almost going to be insoluble, very slightly soluble होता है, इसलिए ये turbidity देता है aqueous solution में। Making sense? इसके बारे में भी नीचे हम लोग नोट करेंगे, so nothing to worry. This is just to give you a brief idea of what reactions or what all reactions are going to be. अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में अलग से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू वो POAC के हाइड्रोकार्बन्स वाले तो हमने देखे थे डिटेक्शन टेस्ट। अब हलाइड्स और अल्कोहल्स के डिटेक्शन टेस्ट जो हैं उनको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। मेकिंग सेंस? अल्काइल हलाइड होने के बाद कंप्लीट अल्कोहल और हलाइड्स दोनों का एक बार पढ़ लेंगे आप लोग याद से, क्योंकि हलाइड होने के बाद अगले लेक्चर में मैं उससे पूछूंगा। इज इट ओके? हाँ सर। वेरी गुड। देखो, क्योंकि लोकास टेस्ट अभी तो बताने ही जा रहा हूं मैं, तो एक तो हो जाएगा, एक और सिर्फ है उसके अंदर में, तो शाइल क्लोराइड। This is also going to form RX. CH3. O माइनस या OH बोल सकते हैं, it forms. Anyway, so यहाँ पर ये बाकी जो लोग हैं इनका मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है? They all are going to follow SN1, right? They are going to follow SN1। ठीक है, SN1 वाले में बाकी सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। दिस इज बिट इम्पोर्टेंट, सो आई विल डिस्कस अबाउट इट। इसमें ये चारों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। सो mechanism of PX5 और PX3 in non-basic medium। ठीक है, so non-basic medium में it's
simple and straightforward type of reaction. O is there, R is there, and H is there with two lone pairs. And then you have a phosphorus, either pentahalide or trihalide. ठीक है, सो पहले मैं पेंटाहालाइड लेता हूँ, सच दैट इसके ये ऑर्बिटल जो है p के, ऐसे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा, so I'll just draw. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, रहेगा ना कुछ इसी तरह से, लोन पेयर इसमें आके डोनेट हो जाता है। लोन पेयर जैसे ही डोनेट हुआ तो दो एक्टिविटीज होती है, डोनेशन के बाद बनेगा क्या, इट विल फॉर्म आर ओ काइंड ऑफ एच, हम इस तरीके से देख सकते हैं, एंड मे बी लोन पेयर वो वाला नहीं, ये वाला यूज हो गया, तो ये एक बॉन्ड पी के साथ, इसमें ऊपर एक्स, साइड में एक्स, एक और एक्स, एक और एक्स, और ये तीसरा वाला एक्स। ठीक है, और चार्जेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे तो कैसा होएगा, दिस विल अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल अक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. Is it okay? Then there will be a shifting of bond which will take place. Shifting of bond कैसे take place करेगा, this bond pair will move towards oxygen. X with its lone pair will try to attract this hydrogen. ठीक है, and obviously simultaneously ये bond will break towards halogen. तो ये दोनों स्टेप को मिला करके we can simply say that this bond is shifting towards hydrogen. बात समझ में आ रही है? So what will be the end result? Sorry. We have R, O, this can say this P, ठीक है, with two of its lone pair, where P will be invariably taking the position of H. H का पोजीशन लेगा, दूसरा पोजीशन लेगा, सारे पोजीशन तो इक्विवेलेंट ही हैं, H का ले या किसी और, मतलब H का ले या ना ले, बट लगभग पोजीशन वही रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? चारों ऑर्बिटल sp3 हैं तो इक्विवेलेंट ही है ना। अब लोन पेयर स्पेशली यहाँ पर प्रेजेंट होता है या यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट्स द सेम थिंग। मॉलिक्यूल को थोड़ा सा घुमा करके देखेंगे 3 डायमेंशन में तो इट विल बी सेम पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने इधर फिर से हाइड्रोजन के पोजीशन पर ला के रख दिया, सच दैट मॉलिक्यूल को हम सेम प्लेन में ही देख रहे हैं। ठीक है, अब हैलोजन्स हमारे पास 4 बचेंगे,
x, फिर से वैकेंट डी ऑर्बिटल है, एक बॉन्ड और फॉर्म होएगा, ठीक है, एक बॉन्ड और फॉर्म होएगा, एंड ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद वी विल हैव दिस entity being formed, R O double bond P, नहीं वेट, ये सीधा होने की इसको जरूरत नहीं है, it can be in this position itself, form a pi bond in this position itself, P X X X and X, ठीक है। ये वाला बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एक लोन पेयर रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये फिर से माइनस हो जाएगा, इस माइनस के प्रेजेंस में ये x जो है अपने ये बॉन्ड पेयर को R के ऊपर शिफ्ट करता है और ये लोन पेयर रीजनरेट होता है, ठीक है। नाउ दिस थिंग is this shifting of electrons take place simultaneously, ठीक है। और जो ऑर्बिटल बेसिकली वैकेट हो रहा होता है वही ऑर्बिटल शिफ्ट भी कर रहा होता है, जो ऑर्बिटल वैकेट हो रहा होता है वही ऑर्बिटल शिफ्ट भी हो रहा होता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वही ऑर्बिटल अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वन, सॉरी, अभी इससे ये जुड़ा हुआ है 1 2 3, 1 3 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट, am I making sense? This is 1 3 sigma tropic shift, 1 3 sigma tropic shift, मिथाइल हाइड्राइड फिनाइल, ये सारे शिफ्ट्स हमने देखे थे रीअरेंजमेंट के टाइम पे, दे वेर ऑल व्हाट टाइप ऑफ शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, ठीक है। यहां पर ये किस टाइप का शिफ्ट होता है, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट्स, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। दिस इज 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इज इट ओके। एंड इस शिफ्टिंग में द कॉन्फ़िगरेशन इज these all sigma tropic shifts are, they always take place with retention of configuration, stereo configuration, सेम ओरिएंटेशन में शिफ्ट होता है, बैक ओरिएंटेशन में शिफ्टिंग नहीं होती है ऑर्बिटल की, मेकिंग सेंस। अटैक बैक वाले में होता है, राइट, बट शिफ्टिंग जो होती है दैट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन सेम ओरिएंटेशन, द ऑर्बिटल गेट्स शिफ्टेड retaining the configuration, right? So this leads to formation of Rx plus POX3, sigma tropic shift, the shifting second, the shifting takes place with same or
with same orbital getting attached in same configuration. ठीक है. So stereo configuration is stereo configuration is retained. ठीक है. और इनफैक्ट सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, जितने भी सिग्माट्रोपिक शिफ्ट्स होते हैं, उन सब में स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशंस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड. ठीक है. स्पेशली तब जब छोटे रिंग्स के फॉर्मेशन में हमारा शिफ्टिंग हो रहा होता है. अगर 1517 वाले में रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन आने लगता है, बट छोटे रिंग्स जहां पर फॉर्म हो रहे हैं जैसे 13, 14, 12, ये सारे शिफ्ट्स जो होते हैं ना, अंडर सेम स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं. ठीक है. मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि जब तक ये चेन इतना बड़ा ना हो जाए कि पीछे वाला ऑर्बिटल उसके लिए, पीछे वाला लोब जो है उसके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है, तभी फिर वो इन्वर्सन दे सकता है या देगा, अदरवाइज नहीं देगा. मेकिंग सेंस? हाँ तो सर. 1 2 1 3 1 4 इन सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट्स के अंदर में there is going to be 100% stereo configuration retention, no doubt about it. ठीक है. px3 के साथ में लगभग इसी तरह से सारी चीजें होती हैं. देयर इज स्लाइट चेंज, हाउएवर देयर इज अ स्लाइट चेंज. क्या चेंज होता है वो देख लेते हैं हम लोग, कैसे चेंज होता है. सो px3 का क्या होगा? आर ओ एच लोन पेयर प्लस we have px3 phosphorus यूज तो ये वैकेंडी और कोई करता है. ये लोन पेयर दिया, it forms R O H P X X X plus P minus नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा. 10 मिनट में खत्म करता हूँ. वेट, देयर इज स्लाइटली चेंज. बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर सिंगल स्टेप शिफ्टिंग हो जाती है. दिस बॉन्ड्स डायरेक्टली शिफ्ट्स टुवर्ड्स एक्स और ये बॉन्ड ओपन हो जाता है.
बॉन्ड ओपन हो जाता है, मतलब लोन पेयर रीजनरेट हो जाता है पी के ऊपर में। सो बेसिकली 1,3 शिफ्टिंग ही होती है, बट ये वाला जो शिफ्टिंग होता है दैट इज एक्चुअली मल्टी स्टेप शिफ्टिंग, और ये सिंगल स्टेप शिफ्टिंग होता है, और हर शिफ्टिंग पर एक एक्स के साथ एक ओ एच पी के साथ अटैच होता चला जाता है। मेकिंग सेंस? Yes. This is how it is going to take place, and this is also, मतलब यहाँ से आगे जो हो रहा है, this is again 1,3 sigma tropic shift which is taking place, ठीक है, and this will generate Rx plus, यहाँ Rx को नीचे लिखता हूं मैं, that's our final product. We will have P, X, X and OH, ठीक है, प्लस Rx with X occupying same stereo position as क्या हुआ, OH। क्लियर है? और ये 3 स्टेप बेसिकली कर सकता है, 3 ROH को चेंज करेगा, एंड फाइनली इट विल फॉर्म H3PO3। ऊपर में H3PO4 गलती से नहीं लिख दिया है ना? नहीं, ठीक है, H3PO3 ही लिखे हैं, इट्स फाइन। सो H3PO3 बेसिकली हो जाता है OH 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 जो है एक एक X को रिप्लेस कर देता है। क्लियर ये दोनों मैकेनिज्म? एनी डाउट इन दिस? समझा सर। आई होप नॉट। हाँ, एंड सेम चीजें एग्जैक्टली अच्छा देखो अगेन, मैकेनिज्म वगैरह के लफड़े में बहुत ज्यादा बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है। फॉर यू द फाइनल प्रोडक्ट्स आर सफिशिएंट, ठीक है ना? ये जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं दे आर सफिशिएंट। मैकेनिज्म जस्ट ऐसे समझ लो कि तुम्हारे लिए एडिटिव इंफॉर्मेशन है, जो मे बी इन चीजों को याद रखने में, इसको 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 याद रखने में हेल्प कर सकता है आपको। अदरवाइज मैकेनिज्म के अंदर घुसने की आप लोग को बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बॉदर मच अबाउट इट। इट इज ओनली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एडवांस एग्जामिनेशन, ठीक है? उसमें इसके ऊपर वेरिएशंस क्रिएट करके चीजें पूछी जा सकती हैं। स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। तो वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो तक में एक्चुअली बाकी एग्जाम्स में घुसते ही नहीं है, ठीक है? स्टीरियो वाले कंपाउंड्स वगैरह नहीं देंगे। यहाँ वहां पे कायरल कार्बन्स वगैरह पे अटैच करके OH को, और फिर स्टीरियो पोजीशंस बेसिकली पूछ लिया जा सकता है, ठीक है? बट बाकी एग्जाम्स में उस लेवल की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। सो फॉर यू रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग और नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग इज मच आई मीन इट्स सफिशिएंट, ठीक है ना? यू डोंट, मतलब अब मैकेनिज्म क्या करेगा? मैकेनिज्म विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिकॉलिंग द थिंग्स कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है। रट्टा मारने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए आप लोग के, मतलब इसलिए जनरली मैकेनिज्म बता देता हूं। Now the next thing is mechanism for SOX2। SOX2 के साथ रिएक्शंस जो होते हैं वो भी लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह से होते हैं। There is nothing different in that। डिफरेंस जो होएगा ना वो बेस के प्रेजेंस में होएगा। अब वो रिएक्शंस में कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं करूंगा। और SO2 का देखा जाएगा तो कैसा रहेगा? सल्फर will have vacant d orbital, and at the same time it will have double bonded oxygen and double bonded oxygen, and at the same time a lone pair of electron and then a vacant d orbital, ठीक है?
अरे x2 है ना जी, x2 है तो ये लोन पेयर नहीं रहेगा ना, सॉरी, दिस इज 1x, दिस इज 2x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वैकेंट डी, वैकेंट डी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद इट विल बी लाइक s डबल बॉन्ड o, डबल बॉन्ड o, single bond O with H and with R, a single lone pair plus minus X and X, ठीक है। Then there is going to be shift of bonds, ठीक है। कैसे कैसे होएगा, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन, ठीक है। क्या बन गया, R O S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक X और, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सो दैट सिग्मा ट्रोपिक वो शिफ्ट दिखाने के लिए, और वो चेंज हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इसके ऊपर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड अभी तक सल्फर ने फॉर्म किया हुआ है, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, इट कैन रोटेट लाइक दैट, देयर इज नो इश्यूज। इश्यूज तब होते जब अगर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहता ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, तब फिर शिफ्टिंग नहीं हो पाती या रोटेशन नहीं हो पाता एंड द डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन मे नॉट गेट अचीव्ड। अभी के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज दिस लोन पेयर इज again goes into bonding when this orientation is being achieved, तो एक इंटरमीडिएट ये वाला बन जाता है यहां पर, एंड R O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड minus sign and plus sign, and then there is a shift of uh, yeah, shift of this bond towards this R takes place, and regeneration of electron. This is again 1,3 sigma tropic shift and a retention of configuration. 1,3 shift. A retention of stereo configuration, ठीक है। यहाँ पर एक ये वाले शिफ्टिंग के वजह से यहाँ पर इसके साथ एक HX हमारा फॉर्म हुआ विच गॉट डिसिपेटेड, और यहाँ पर फिर फाइनली हमारा RX फॉर्म हो रहा है जो कि टर्बिडिटी क्रिएट करेगा, टर्बिडिटी और डिफरेंट लेवल्स, एंड यू विल हैव SO3 बीइंग फॉर्म जो कि ऊपर उड़ जाएगा। अगला रिएक्शन टाइप जो है मेरा SOX2 का है, तो SOX2 वाले केस में भी डिफरेंट चीजें होती नहीं है,
only thing which is different is the nature of product. ठीक है ना, सारे स्टेप सेम, एक ऑक्सीजन कम रहेगा सिर्फ, तो एक H के साथ हेक्स उड़ेगा, दूसरा एक सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में जाएगा R के ऊपर, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन करके आ जाएगा S के ऊपर. तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड HX, राइट? कोई प्रॉब्लम? हेलो, नहीं प्रॉब्लम है ना? तुम और हाँ, शुभम दोनों लोग लिख लोगे ये मैकेनिज्म खुद से बिना मेरे लिखवाए? हाँ सर। तो लिख लेना, एंड बाकी लोग भी लिखने के लिए ट्राई करना, मतलब इन दोनों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारे लोगों के लिए. आप लोग लिख लेना वो मैकेनिज्म, कल सुबह मैच करेंगे हम लोग. ये होमवर्क रहेगा आज के लिए आप लोगों का. अभी पढ़े हो, फटाफट लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा. उसको रखोगे रात के लिए तो फिर भूल जाओगे, एंड कल सुबह हम लोग मिलेंगे तो आई help you in, I mean I'll definitely write this one and you guys can match it up. ठीक है? एंड उसके आगे फिर हम लोग I'll start taking the next thing, that is इनका बेसिक मीडियम में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, why do we have inversion product? ठीक है? Why does 1,3 shift does not take place and inversion do take place? ठीक है? ये वाली चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. एंड ठीक है, दैट इज ऑल. सो फाइन, लेट्स disperse for today and we'll meet up tomorrow morning at 7 AM sharp. ठीक है? और अगर आनंद सर का लेक्चर होता है आप लोगों का तो दैट विल टेक प्लेस इन मॉर्निंग मतलब 11 बजे के आसपास से हो जाएगा आप लोग का, 11 से 1 या 10 से 12. और इवनिंग में उनका जो दोपहर में सुबह में लेक्चर होना था 11th वालों का, वो इवनिंग में हो जाएगा. एक्चुअली पहले वही प्लान था, फिर कोहेरेंसी के लिए हर दिन शाम को मैंने डाल दिया, और मैं सुबह में एनीवे ले रहा था, तो बीच में मेरा एक दिन का लेक्चर नहीं हुआ, तो उसको कंपनसेट कर लेता हूँ. मेरा ये था कि सारे लेक्चर्स मिला करके इस वीक के द हालाइड विल गेट ओवर. नेक्स्ट वीक में आई विल स्टार्ट एरोमेटिक, पहले अल्कोहल और फिर एरोमेटिक सिस्टम करूंगा. तो ये हो जाने से योर 60% पोर्शन विल गेट ओवर. मोर देन 60%, एक्चुअली 80-85% पोर्शन विल गेट ओवर. बाकी 15% जो होता है, फिर 20% उसमें कार्बोनिल 10% रहता है. मैकेनिज्म होने के बाद कार्बोनिल हार्डली वही थोड़ा सा स्टैंड करेगा, बाकी और कुछ चीजें हैं नहीं. ये चीजें समझने में आप लोगों को मैकेनिज्म के बाद काफी इजी है. नहीं हुआ रहता तो इट वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाट आई फील. एनीवे, आई डोंट नो आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है. हाउ डू यू गाइज थिंक अबाउट दीज थिंग्स नाउ? इज इट, आई मीन द अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ द सेम लेवल? थोड़ा सा इजियर हुआ वो सारी चीजें जानने के बाद, या मुश्किल है अभी भी समझना? इजी हुआ. इजी हुआ, जल्दी समझ में आ जाता है. ठीक है. साथ में दूसरी चीज ये बेनिफिट होता है, मुझे जो बेनिफिट लगता है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह अगर दूंगा करने के लिए देता हूँ बच्चों को, तो